जैसे ही पत्नी 498 का केस डालती है, पति और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करें। पत्नी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये पत्नी की कंप्लेंट से ही पता लग जाता है। पत्नी की कंप्लेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको पता लगेगा कि पत्नी के आरोप झूठे हैं। उन आरोपों को झूठा साबित कर सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर ससुराल में पत्नी का मजाक बनाया जाता है कि वो एक गांव की लड़की है, उसे खाना बनाना नहीं आता, पत्नी को धमकाया जाता है कि वो अपने मायके से दहेज लेकर के आए, पैसे लेकर के आए, नहीं तो उसे ससुराल में रहने नहीं दिया जाएगा, पति के साथ रहने नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये सब पत्नी पर अत्याचार माना जाएगा, मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी माना जाएगा? और क्या इस बेसिस पर पत्नी पति और ससुराल वालों पर 498 का केस कर सकती है? दोस्तों, आज हम एक लेटेस्ट केस को डिस्कस करेंगे जिसमें पत्नी के द्वारा कुछ इसी तरह के आरोप पति और ससुराल वालों पर लगाए गए। पत्नी का कहना था कि पति और ससुराल वाले उसे बात बात पर टॉर्चर करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए धमकाते थे और कहते थे कि अगर वो 5 लाख रुपए लेकर के नहीं आई तो उसे ससुराल में रहने नहीं दिया जाएगा, पति के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इन सब के बावजूद कोर्ट ने पत्नी का साथ नहीं दिया और कोर्ट ने 498 के केस को खत्म करने के निर्देश दिए। दोस्तों, ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से 498 का दुरुपयोग किया जाता है। जैसे ही पत्नी 498 का केस डालती है, पति और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करें, पत्नी का झूठ कैसे कोर्ट के सामने लेकर आएं। दोस्तों, पत्नी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये पत्नी की कंप्लेंट से ही पता लग जाता है। अगर पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में जो एलिगेशन लगाए हैं वो बहुत ही सटीक हैं, स्पेसिफिक हैं, हर तरह की डिटेल्स पत्नी ने उसमें लिखी है कि कब कब किस दिन उसके साथ अत्याचार हुआ, किस तारीख पर हुआ, क्या महीना था, किस किस के द्वारा पत्नी पर क्रूएल्टी की गई, चाहे वो फिजिकल क्रूएल्टी हो या मेंटल क्रूएल्टी हो। अगर पत्नी सच्ची होगी तो जो भी अत्याचार उस पर हुआ है उसे वो डिटेल में बताएगी। पत्नी के साथ कहाँ पर अत्याचार हुआ इसे भी वो लिखेगी और छोटी से छोटी बात को भी अपनी कंप्लेंट में मेंशन करेगी। तब पत्नी पर यकीन किया जा सकता है कि वो सच बोल रही है। इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की है। क्या केवल लिपापोती की गई है या कंप्लेंट की गहराई में जाने की कोशिश की गई है? क्या पुलिस ने किसी इंडिपेंडेंट गवाह के बयान लिखे हैं या केवल पत्नी के माता पिता या पत्नी के परिवार वालों की ही स्टेटमेंट ली है, जो कि हमेशा पत्नी के पक्ष में ही कहेंगे और हमेशा इंटरेस्टेड विटनेस ही रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पत्नी के आरोपों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोर्ट ने इन्हें किस आधार पर खत्म किया इसके बारे में भी जानेंगे, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा केस सच्चा है, कौन सा केस झूठा है और किस तरह से पत्नी 498 का मिसयूज करती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, 498 के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है कि हर बात के लिए, हर एलिगेशन के लिए पुख्ता सबूत और गवाह होने चाहिए। अगर किसी के भी ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और वो आरोप साबित नहीं होते हैं तो ये उस व्यक्ति पर, उस अक्यूज्ड के लिए मानसिक उत्पीड़न है, उस व्यक्ति के लिए क्रूएल्टी के बराबर है। आज के केस में भी कोर्ट ने यही बात मानी कि पत्नी के आरोपों में सटीकता यानी कि स्पेसिफिक और साक्ष्य यानी कि एविडेंस की कमी थी। पत्नी ने अपने आरोपों को केवल सामान्य बताया था, जिसमें यह साफ ही नहीं था कि किस दिन, किस समय और किन सर्कमस्टांसिस में जो आरोप लगाए गए हैं, जो घटना बताई गई हैं,
वो हुई। दोस्तों इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस के द्वारा की गई जांच में निष्पक्षता की कमी थी। जांच में केवल पत्नी के पक्ष के बयान लिए गए थे और इंडिपेंडेंट गवाहों से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पत्नी ने 498 के केस में किस किस को पार्टी बनाया है। दोस्तों इस केस में पत्नी ने पति के साथ साथ घर के 6 और मेंबर्स को भी 498 में लपेट लिया था, जिसमें पति के माता पिता थे, पति का भाई था, पति की मैरिड बहन थी और जीजा था, और पति का एक कज़न भी था। यानी कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि पत्नी ने परिवार के सभी सदस्यों पर 498 का केस फाइल कर दिया था, जिससे कोर्ट को पूरा अंदेशा हो गया था कि पत्नी ने केवल और केवल हरास करने के लिए बदले की भावना से 498 का केस डाला है। कोर्ट को इस बात की और भी हैरानी थी कि पति की बहन जो कि मैरिड थी और उसके पति को भी पार्टी बनाया गया था, जबकि वो कहीं और रहते थे, और साथ में पति के एक कज़न को भी पार्टी बना दिया गया था। जितने भी झूठे 498 के केस होते हैं तो उनमें ये कोशिश की जाती है कि पति के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया जाए ताकि उन्हें हरास किया जाए, उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। दोस्तों इस केस में पत्नी का ये भी कहना था कि शादी के 3 महीने तक उसे सही तरीके से रखा गया। यानी कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि शादी से पहले, शादी के समय और शादी के 3 महीने तक पति और उसके परिवार वालों ने पत्नी को किसी भी तरह से तंग नहीं किया था, कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की गई थी। दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दहेज की डिमांड शादी को लेकर के की जाती है या शादी को बनाए रखने के लिए की जाती है तो ही ये आरोप 498 के दायरे में आएंगे, जो कि इस केस में बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों इसके बाद पत्नी का कहना था कि शादी के 3 महीने बाद पति और उसके परिवार वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया, पत्नी को ताने देने शुरू कर दिए, ये कहना शुरू कर दिया कि पत्नी गांव से है, उसे खाना बनाना नहीं आता, और छोटी छोटी बातों को लेकर के उसे मेंटली और फिजिकली परेशान करने लगे, हरास करने लगे। दोस्तों इन एलिगेशंस को लेकर के ये भी पता लगता है कि पत्नी ने ये तो लिखा है कि उसे ताने दिए जाते थे या उसे फिजिकली और मेंटली परेशान किया जाता था, लेकिन पत्नी ने किसी भी तरह की कोई डिटेल मेंशन नहीं की थी। केवल टॉन्टिंग को लेकर के बताया था कि वो किस वजह से की जाती है। इसके अलावा फिजिकल क्रूएल्टी का कोई डिटेल मेंशन नहीं था और ना ही मेंटल क्रूएल्टी का। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग एक ही टाइम पर पत्नी को ताने दें या टॉन्ट करें। ऐसे में पत्नी पर विश्वास करना मुश्किल है। दोस्तों पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में ये भी कहा था कि उसकी ननद और जीजा दोनों ससुराल में उनके साथ ही रहते थे, जबकि कोर्ट ने नोटिस किया कि ननद और जीजा जब कोर्ट में अपीयर हुए थे तो उन्होंने अपना एड्रेस औरंगाबाद का लिखवाया था, जो कि ससुराल से बिल्कुल ही अलग था। कोर्ट ने इस बात को भी गौर किया कि पत्नी ने ये तो बता दिया था कि ननद और जीजा दोनों ससुराल में रहते थे, लेकिन वो ससुराल में क्यों रहते थे, किस रीज़न की वजह से रहते थे, इसको भी पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में नहीं मेंशन किया था। दोस्तों पति का जो कज़न था वो भी कहीं और रहता था, लेकिन फिर भी पत्नी ने उसे 498 के केस में पार्टी बना दिया था। दोस्तों इसके बाद पत्नी ने दहेज के आरोप लगाए। ये कहा कि पति और ससुराल वाले 5 लाख रुपए की डिमांड करते थे। ये कहते थे कि 5 लाख रुपए लाओ ताकि पति को परमानेंट नौकरी दिलवा सकें, और जब पत्नी कहती थी कि उसके माता पिता गरीब हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं, तो पति और ससुराल वाले पत्नी को धमकाते थे कि अगर वो पैसे नहीं ला सकती तो उसे ससुराल में आने नहीं दिया जाएगा, पति के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि पति या उसके परिवार वालों के द्वारा ये कहना, ये स्टेटमेंट देना कि अगर पत्नी पैसे लेकर के नहीं आएगी तो उसे घर में रहने नहीं दिया जाएगा, पति के साथ रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये इटसेल्फ किसी भी तरह की कोई मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट नहीं है। इट मीन्स कि केवल ऐसी स्टेटमेंट देना 498 के तहत अत्याचार में नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में पत्नी पर किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट नहीं किया गया है, केवल ये स्टेटमेंट दी गई है।
यानी कि अगर पति और उसके परिवार वाले पत्नी को पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, पैसे लाने के लिए कह रहे हैं और उसके लिए वो पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तो ही वो 498 के तहत ऑफेंस माना जाएगा। अदरवाइज केवल स्टेटमेंट ना तो मेंटल क्रुएल्टी होगा ना ही फिजिकल क्रुएल्टी होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी नोट करने वाली है कि पत्नी ने आरोप तो लगा दिए कि उससे पैसे की डिमांड की गई, लेकिन वो डिमांड कब की गई, किस दिन की गई, ये भी पत्नी ने मेंशन नहीं किया था। और पति और उसके परिवार वालों के द्वारा वो डिमांड कब तक बनी रही, यानी कि पति या उसके परिवार वाले कब तक पैसे की डिमांड करते रहे, ये भी पत्नी ने नहीं बताया था। दोस्तों इसके बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि जब उसने अपनी सारी बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता ससुराल वालों से मिलने आए, उन्हें मनाने आए, लेकिन किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। और इसके बाद पति और ससुराल वालों के द्वारा उस पर और ज़्यादा हरेसमेंट और ज़्यादा अत्याचार होने लगा। दोस्तों यहाँ पर फिर दोबारा से इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि पत्नी ने किसी भी तरह की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी। उसके माता पिता कब मिलने आए थे और जब वो मिलने आए थे उस समय क्या हुआ था, और उसके बाद अगर पति और ससुराल वालों ने पत्नी पर अत्याचार किया था तो कब किया था, किस तरह किया था, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों पत्नी ने अपने अगले एलिगेशन में लिखा कि जब वो अपने मायके में थी तो पति उससे वहां पर मिलने आया था और मायके आकर पति ने उसके साथ गाली गलौज करी थी, बुरा बर्ताव किया था। पत्नी ने आरोप लगाया कि परिवार वालों की इंस्टिगेशन पर पति ने उसे वापस ससुराल आने ही नहीं दिया। पति और उसके परिवार वालों ने धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर पत्नी पैसे लेकर के नहीं आई तो ससुराल में आने नहीं दिया जाएगा, और पत्नी को जान से मारने की भी धमकी दी गई। दोस्तों इन सब एलिगेशन के रिगार्डिंग भी पत्नी ने कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी, और कोर्ट का भी यही कहना था कि ये सभी एलिगेशन बहुत ही वेग हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और पत्नी ने तो यहाँ तक मेंशन नहीं किया था कि वो अपने ससुराल से मायके कब आई थी। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और किसी भी तरह की सेंसिटिविटी शो नहीं करी है। ऐसा लगता है कि आईओ ने पत्नी या गवाहों की स्टेटमेंट लेते समय या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं किया है। केवल पत्नी के मायके वालों को ही गवाह बनाया, उनकी स्टेटमेंट लिखी, लेकिन किसी भी इंडिपेंडेंट गवाह या पड़ोसी को इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया, ना ही उनकी स्टेटमेंट लिखी। दोस्तों कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर आईओ ने एफआईआर दर्ज कर ली थी तो ज़रूरी ही नहीं था कि केस में सभी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूर रहते थे, जिनका पति पत्नी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें चार्जशीट के समय पर निकाल देना चाहिए था। और चार्जशीट भी तभी फाइल होनी चाहिए जब आरोपी के खिलाफ सफिशिएंट सबूत हो, एविडेंस हो। अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो किसी को अननेसेसरी परेशान करने की, हरास करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इन सब ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने अपनी एफआईआर में जितने भी एलिगेशन लगाए हैं सभी वेग हैं, आधारहीन हैं और किसी भी तरह से 498 के दायरे में नहीं आते हैं, 498 के इंग्रेडिएंट्स को पूरा ही नहीं करते हैं। दोस्तों ऑनरेबल कोर्ट का ये मानना था कि ये एक परफेक्ट केस है जहां पर 498 का दुरुपयोग किया गया, और ऐसा कहते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने पत्नी की 498 की एफआईआर को ख़त्म करने के, रद्द करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों देखा आपने कि यदि आप पत्नी की कंप्लेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको पता लगेगा कि पत्नी के आरोप झूठे हैं और किस तरह से आप उन आरोपों को झूठा साबित कर सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।